ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुरुआत कब किया गया था? साथियों, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। सेट नंबर 40 अभी नहीं तो कभी नहीं के साथ मैं हरि सर सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने 2 साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार से 2000 प्लस शिक्षक प्रधान शिक्षक या सीटेट में चयनित हों। गुरुदक्षिणा स्वरूप ये कार्य निश्चित रूप से करेंगे। तो अब रैपिड रिकॉल के टॉप मोस्ट वीवीआई प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुरुआत कब किया गया था? तो निश्चित आशा है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे और आप इसमें जो ABCD जो भी सही होगा आप उसको टिक आउट मारते हुए चलेंगे। वीडियो के अंत में आपको उत्तर दिया जाएगा। दूसरा, सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तीसरा, किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? चौथा, किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा प्रोटोकॉल तैयार किया गया था? पांचवा, भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? छठा, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति से परिवर्तन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP किस वर्ष बनाई थी? सातवां, शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब किया गया था? आठवां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था? नौवां, किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन की स्थापना की घोषणा किया था? तो साथियों, इस तरह हम लोग टॉप मोस्ट रैपिड रिकॉल के सीरीज को देखें। हमारा रैपिड रिकॉल का सीरीज वैसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो पूर्व में हम लोग पढ़ाई कर लिए हैं, और उन पढ़े हुए प्रश्नों की श्रृंखला में से जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन होता है उसका ये एक समूह है। आप अगर इसमें से 9 प्रश्नों में से अगर 7 से 8 प्रश्न बना ले रहे हैं, इसका मतलब आप एक्सीलेंट है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप निश्चित रूप से बीपीएससी प्रधान शिक्षक या सीटेट की परीक्षा में अच्छे नंबर से पास करेंगे। अगर आपका नंबर 7 से 8 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। और आप निश्चित रूप से, चूँकि परीक्षा का कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेट को बनाइए। और आपको इस रैपिड रिकॉल में कितना नंबर आया आप यूट्यूब पर निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। जब आप कमेंट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, हम कितना अपने उद्देश्य में सफल है। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। A, परावर्तकता स्तर, B, मूल्यों, C, अभिक्षमता, D, अधिगम शैली। तो पहला का उत्तर साथियों टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये, इसका उत्तर D है, अधिगम शैली। अर्थात सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। दूसरा, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। A, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। B, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। C, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। D, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो निश्चित रूप से साथियों ये कलिष्ठ प्रश्न है, इसका उत्तर D है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला 3 नंबर, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर साथियों आपने अगर C लगाया है तो सही, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अर्थात प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। चौथा, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त कथन है? A, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। B, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञान और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। C, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। D, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो चौथा का उत्तर है साथियों D। चौथा का उत्तर D है, अर्थात जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति, मूल्यों और विश्वासों को
प्रभावित करता है। इसको थोड़ा इन डिटेल। संचार माध्यम से आशय है संदेश के प्रवाह में प्रयुक्त किए जाने वाले माध्यम। वर्तमान समय में संचार माध्यम और समाज में गहरा संबंध एवं निकटता है। इसके द्वारा जन सामान्य की रुचि एवं हितों को स्पष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर, बच्चे किसी प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो साथियों, जहां भी आपको नहीं रहे वैसे प्रश्नों को आप बहुत ही गंभीरता से पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्नों को हम लोग गलत बना के चले जाते हैं। ए, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। सी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। डी, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से बी है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अर्थात बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो बच्चे सभी जगह सीखते हैं, ऐसा हम लोग निश्चित रूप से जानते हैं। 6, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ए, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। बी, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। सी, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। डी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। तो 6 का उत्तर भी साथियों आपने सही बनाया होगा। इसका उत्तर बिल्कुल डी है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और इन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। अर्थात प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और इन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए। साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार रिपीट कर देते हैं, तो आप वीडियो को चला के छोड़ भी देंगे तो निश्चित रूप से आपके सारे प्रश्नों का आपको याद हो जाया करेगा। तो आप 2 से 3 बार प्रत्येक को वीडियो को चला के छोड़ दीजिए, तो सारा प्रश्न आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। अब 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? ए, राजनीतिक दल। बी, परिवार। सी, कंप्यूटर। डी, आनुवंशिकता। तो 7वां का उत्तर साथियों निश्चित रूप से बी है, परिवार है। इसका उत्तर बी परिवार है। अर्थात समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। समाजीकरण के माध्यम से वह संस्कृति को आत्मसात करता है। 8वां, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि ए, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। बी, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। सी, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। डी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो इसका उत्तर साथियों बिल्कुल डी है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अर्थात बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। 9, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शन करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ए, गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया। बी, पठन अक्षमता डिसलैक्सिया। सी, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया। डी, गणितीय अक्षमता डिसकैलिकुलिया। तो साथियों इससे संबंधित हमने 2 वीडियो अपने ग्रुप पर बनाकर डाला हुआ है, आप निश्चित रूप से यूट्यूब पर आप देख लेंगे तो आपको इसमें जितना भी तरह का प्रश्न आएगा आप इसको बना लेंगे। तो इसका उत्तर है डी, गणितीय अक्षमता डिसकैलिकुलिया। अर्थात एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डिसकैलिकुलिया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी हो। 10वां, शैशवा काल की अवधि है। 10वां प्रश्न है हमारा, शैशवा काल की अवधि है। ए, 2 से 3 वर्ष तक। बी, जन्म से 1 वर्ष तक। सी, जन्म से 2 वर्ष तक। डी, जन्म से 3 वर्ष तक। तो 10वां का उत्तर साथियों निश्चित रूप से सी है, जन्म से 2 वर्ष तक। इसका उत्तर साथियों सी है, शैशवा काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक। अर्थात जन्म से 1 मास तक की आयु का शिशु नवजात कहलाता है जबकि जन्म से 2 साल तक की अवधि को शैशवा काल की अवधि माना जाता है, जैसा हम लोग जानते हैं। 11,
पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। ए संवेदी गतिक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी औपचारिक संक्रियात्मक, डी मूर्त संक्रियात्मक। तो 11 नंबर क्वेश्चन भी साथ ही टॉप मोस्ट भी आई है और 10 नंबर भी, दोनों क्वेश्चन फंसाने वाला होता है, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। 11 नंबर का उत्तर है बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 11 का उत्तर बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। 12 नंबर साथियों, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ए साधारण आसान, बी सामान्य विशिष्ट, सी जटिल कठिन, डी विशिष्ट सामान्य। तो 12 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से बी है, सामान्य विशिष्ट। इसका उत्तर बी है, अर्थात विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। 13, जब वयस्क होने से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है ए सहयोगात्मक अधिगम, बी समीपस्थ विकास, सी सहयोग देना, डी सहभागी अधिगम। तो 13 का उत्तर है साथियों सी सहयोग देना। 13 का उत्तर है सी सहयोग देना। 14, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ए अहम केंद्रिता, बी अनुकूलन, सी आत्मसात्करण, डी समायोजन। तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से सी है। इसका उत्तर सी है, आत्मसात्करण, अर्थात नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया आत्मसात्करण कहलाती है। अब साथियों आपको प्रत्येक दिन इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए व्हाट्सएप पर। आपको 24 घंटा पूर्व प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए और उसको बनाने के बाद उसका उत्तर प्रसारित किया जाता है यूट्यूब पर। तो आप 9472342737 पर व्हाट्सएप करें। बिल्कुल फ्री में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और अलग अलग विषयों का आपको प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगा, जहां पर आप बहुत ही अच्छा तरीका से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। यह एक निःशुल्क मंच बनाया गया है। 15, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो 15 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से इसका उत्तर सी है। इसका उत्तर सी है, सामाजिकृत अहम केंद्रित, अर्थात मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत अहम के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। 16, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ए गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बी बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां, सी बच्चों का एक कोने में बैठना, डी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। तो 16 का साथियों उत्तर निश्चित रूप से आपने सही बनाया होगा, बी है, बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां। 17, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ए भाषाई, बी स्थानिक, सी शारीरिक गतिबोधक, डी संगीतमय। तो 17 का उत्तर साथियों डी है, संगीतमय, अर्थात कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। 18, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक हैं। ए सही दृष्टिकोण वाला, बी नीतिपरक, सी लिंग जेंडर पक्षपाती, डी शिक्षाप्रद। तो 18 का उत्तर है साथियों सी लिंग जेंडर पक्षपाती। तो लिंग जेंडर पक्षपाती जो हमारे पुराने शिक्षक साथी हैं वो जेंडर के विषय में थोड़ा सा नहीं पढ़ पाए होंगे बीएड या डीएलएड में, लेकिन अभी जो लेटेस्ट में जितना भी डीएलएड या बीएड का कोर्स है सभी में जेंडर के ऊपर विशेष है। तो जेंडर एक काफ़ी गंभीर मुद्दा है, तो इसका उत्तर सी है, जेंडर पक्षपाती, अर्थात जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग जेंडर पक्षपाती है। 19, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। ए बच्चे परिवेश, बी बच्चे व्यवस्था, सी व्यवस्था बच्चे, डी परिवेश परिवार। तो 19 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से बी है, बच्चे
व्यवस्था, अर्थात समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है। अब 20 बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है ए निर्देशक की, बी तालमेल बैठाने वाले की, सी संप्रेषक और व्याख्याता की, डी सुगमकर्ता की। तो 20 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से डी है, सुगमकर्ता की, अर्थात बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की है। 21 इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ए अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, बी उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, सी उच्च आत्म क्षमता, डी निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं। तो 21 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से डी है, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, अर्थात ये बिल्कुल साथियों नहीं से प्रश्न है, तो नहीं वाला जहां भी होगा उसको आप गंभीरता से बनाएंगे। 22 कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ए पारिवारिक अपेक्षाएं, बी अंतर्निहित संभावित दंड, सी व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, डी व्यक्तिगत मूल्य। तो 22 का उत्तर है साथियों बी, 22 का उत्तर बी है, अंतर्निहित संभावित दंड। 23 शिक्षार्थियों अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए। ए याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, बी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, सी निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, डी कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना। तो साथियों 23 नंबर क्वेश्चन भी कठिन है, तो इसका उत्तर साथियों बी है, इसका उत्तर बी है, विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, अर्थात शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों का उपलब्ध कराना चाहिए। अब 24 निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो ये भी साथियों नहीं से पूछ रहा है, तो जहाँ भी क्वेश्चन निश्चित रूप से नहीं से हो उसको आप बहुत ही गंभीरता से बनाएंगे। ए सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, बी सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, सी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, डी सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तो 24 का उत्तर है साथियों ए सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, अर्थात ये जो है नहीं है, तो इसको ध्यान से बनाएंगे। 25 निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ए आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी एक बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, बी आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, सी आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, डी आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए। तो 25 का उत्तर है साथियों सी आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, अर्थात आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। 26 निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ए अहमवादी चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी अभिसारी चिंतन, डी सामवेगिक चिंतन। तो साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत टॉप मोस्ट भी आई है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। इसका उत्तर है बी अपसारी चिंतन, अर्थात सृजनात्मकता से संबंधित होता है अपसारी चिंतन। साथियों अपने मित्रों को बस इतना बताइए कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक पर आप फ्री में अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, करेंट अफेयर, रैपिड रिकॉल, बिहार जीके का प्रत्येक दिन साढ़े 6 बजे वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिए आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए 9472342737 अर्थात 9472342737 42737 पर व्हाट्सएप करें। 27 बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ए बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, बी बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, सी बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, डी बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशालाएं में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। तो 27 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से बी है। वाइगोत्स्की बाल मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से साथियों सीखते हैं।
तो इसका उत्तर बी है। अब 28 की ओर हम लोग चलते हैं। 28, बच्चे ए निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। बी जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। सी चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। डी रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। तो 28 का उत्तर है साथियों, निश्चित रूप से आपने सही बनाएगा, इसका उत्तर बी है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। 29, बच्चे की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान न दें। बी असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। सी बच्चों की त्रुटियां उनके सिखाने की प्रक्रिया का अंग है। डी बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। तो 29 का उत्तर निश्चित रूप से साथियों आपने सही लगाया है, इसका उत्तर सी है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। अर्थात बच्चों की त्रुटियां के बारे में निम्न में से सत्य है कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। और ये साथियों फंसाने वाला प्रश्न था। इस तरह का प्रश्न निश्चित रूप से क्लिष्ट होता है, तो आप इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से बनाएंगे। 30, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ए अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। बी कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे। सी वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। डी उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों में हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। तो 30 का उत्तर साथियों ए है। 30 का उत्तर ए है। 30 का उत्तर ए है। अब हम लोग साथियों टॉप मोस्ट भी है रैपिड रिकॉल की श्रृंखला की ओर आते हैं। आपका कितना रैपिड रिकॉल सही हुआ होगा हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आप YouTube पर कमेंट करेंगे और आप अपने जिला का नाम निश्चित रूप से दे देंगे कि आप किस जिला से हैं और आपका शुभ नाम क्या है। क्योंकि अभी YouTube ने कुछ व्यवस्था चेंज कर दिया है, उसमें आपका नाम शो नहीं होता है। तो आप अपना नाम और आप किस जिला से हैं इसका कमेंट निश्चित रूप से करेंगे। पहला प्रश्न था हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब किया गया था? तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से आप लोग सही लगाए होंगे, इसका उत्तर है 1987। दूसरा, सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो इसका भी उत्तर साथियों ये है कोठारी कमीशन। सर्वप्रथम कोठारी कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तीसरा, किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? ए 1 मार्च 1992, बी 15 मार्च 1995, सी 1 सितंबर 1992, डी 5 सितंबर 1995। तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से ए है, 1 मार्च 1992। और आज का जो रैपिड रिकॉल का सीरीज है वो टॉप मोस्ट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे। चौथा, किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा तैयार किया गया था? तो चौथा का उत्तर है साथियों ए 1979। 1979 में मसविदा तैयार किया गया था। पांचवा, भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? तो पांचवा का उत्तर भी साथियों ए है, इसका भी उत्तर ए है 1968 में। अब छठा, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति से परिवर्तन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP किस वर्ष बनाई थी? तो इसका उत्तर है साथियों ए 1986 में। इसका उत्तर है ए 1986 में। अब अगला प्रश्न 7 नंबर, शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब किया गया था? तो 14 जुलाई 1964, बी 15 जुलाई 1965, सी 14 अगस्त 1964, डी 15 अगस्त 1965। तो इसका उत्तर है साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया, इसका उत्तर है ए 14 जुलाई 1964। 8वां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन
कब किया गया था? ए 1953, तो इसका उत्तर है साथियों 8वां का ए 1953 में किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन 1953 में किया गया था। बिल्कुल आप सही हैं। 9वां और अंतिम प्रश्न हमारा है, किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग कमीशन की स्थापना की घोषणा किया था? तो इसका उत्तर भी साथियों बिल्कुल ए है 1952 में। साथियों अगर आपको ये हमारी प्रश्नों की श्रृंखला, हमारा सेट आज का आपको लगा हो कि बहुत वीवीआई है, टॉप मोस्ट है, तो आप इसको कम से कम अपने 2 साथियों को निश्चित रूप से शेयर करेंगे, क्योंकि अगर इसमें से एक भी नंबर का क्वेश्चन अगर आपको टकरा गया तो हमें लगेगा कि मेरा मेहनत सार्थक ही हुआ। और आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि प्रत्येक दिन जो प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती है वो श्रृंखला आपको मिला करेगा। अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 9472342737 पर व्हाट्सएप करें। जय हिंद, जय भारत।